हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। बेसिकली कंसिस्टेंसी से हमारी मुराद क्या है? कंसिस्टेंसी से हमारा मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट शुड बी द सेम ईयर आफ्टर ईयर। हर साल आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, और जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि you were recording sales on the basis of receipt on the basis of recording of revenues rather than receipt। अगर किसी साल आपने कहा कि भाई अब मैं इसको रिसीट बेसिस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू है पिछले साल का, या तो वो ओवरस्टेट हो जाएगा या अंडरस्टेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इस साल का जो रिजल्ट है दैट विल बी नॉट एक्यूरेट। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में वही अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल चेंज करनी, और वही अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल इस्तेमाल करनी होगी या यूटिलाइज करनी होगी, अप्लाई करनी होगी अपने फाइनल स्टेटमेंट में, ताकि आपके रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो डाउट, तो उसके लिए आपको डिस्क्लोजर करना, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, फाइनल स्टेटमेंट्स में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेट why have you changed a particular accounting policy। ये बहुत जरूरी है ताकि जो उन स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को अपने पास देख रहा है, जो उसको रीड कर रहा है, उससे मालूम हो जाए कि ये कौन सा ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। अब हम जाते हैं एक्रूअल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का, या किसी भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग का। इसलिए एक्रूअल का मतलब क्या है? एक्रूअल का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस रादर देन व्हेन द सेटलमेंट, एक्चुअल सेटलमेंट टेक्स प्लेस। का मतलब क्या? आसान अल्फाज में मतलब ये है कि सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे हैव अकर्ड रादर देन जब आपको उसके अगेंस्ट एक्चुअल रिसीप्ट हो। फॉर एग्जांपल, सेल्स आपने पिछले महीने आपने सेल की, बट उसके अगेंस्ट कैश आपको इस महीने रिसीव हुआ, लेकिन क्या ये सेल इस करंट मंथ की है या ये पिछले मंथ की है? ये सेल्स असल में पिछले मंथ की है, इसको रिकॉर्ड भी पिछले मंथ में होना चाहिए एज एन इनकम रादर देन। तो आप कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग को चलाएंगे, तो फिर आपके एक्सपेंसेस जो कि पिछले महीने के हो सकता है वो अनस्टेट, वो इस महीने क्योंकि एक्सपेंस नहीं आएगा, तो वो आपका इनकम जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्रूअल का सिस्टम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। एक्सपेंसेस भी आपने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं जिस पीरियड में वो इनकर हुए, रादर देन जब आपने उसके अगेंस्ट एक्चुअल पेमेंट इस महीने या पिछले महीने हुई कि नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, आपने रेंट जो था वो पिछले महीने का 2 महीने बाद दिया, तो क्या देन शुड इट हैव बीन रिकॉर्डेड 2 months बैक, या जब आपने एक्चुअल उसकी पेमेंट की? तो असल तो सही जवाब ये होगा कि जिस पीरियड में रेंट आपने इनकर हुआ था 2 months बैक, उसी पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एक्चुअल पेमेंट कब की। तो एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग इज द मोस्ट बेसिक assumption ऑफ ऑल अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड स्टेटमेंट्स। के बगैर आप कभी भी सही अकाउंटिंग नहीं कर सकते, और अमूमन इसी बेस के ऊपर लोग जो हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। यानी सही आप अगर पीरियड में एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स कभी भी सही नहीं आएंगे। कभी भी आप उसको कंपैरिजन के लिए या उस रिजल्ट को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ये 3 बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग आइडियाज या पॉलिसीज, एंड एक्रूअल असम्पशन। अब हम आते हैं बाकी और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे मेन इसके बाद जो है वो है बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो बेस है वो इस बात पर है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। ओनर्स की जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। इसी तरह अगर ओनर ऑफ द बिजनेस कोई अपनी पर्सनल ड्राइंग्स करता है बिजनेस में, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ लोन फ्रॉम द बिजनेस। तो मतलब ये है कि उसे वो लोन वापस करना है बिजनेस को, क्योंकि वो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, नॉट हिज प्रॉपर्टी। इसी तरह जिस घर में वो रहता है दैट इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, और वो बिल्डिंग जहां उसका बिजनेस है वो उसके बिजनेस की उसकी प्रॉपर्टी। बिजनेस का रेंट अलग रिकॉर्ड होगा, पर्सनल रेंट जो है वो एज अ बिजनेस रेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। Owner and the business should be must be considered as separate entities. फिर है आपका मनी मेजरमेंट। All transactions are recorded in money. सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। तो मतलब ये कि those transactions which have a monetary value will be recorded. यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि जी आज मैं सोच रहा हूं कि मैं 100,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो सोच की बुनियाद पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सोच की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है जब तक कि एक्चुअल आप इन्वेस्टमेंट ना कर दें बिजनेस के अंदर। इसी तरह आप ये कहेंगे मैं बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहता हूं, या मैंने बहुत सारा मुनाफा क्या नाम है कमाया, तो ये जो बहुत सारा मुनाफा है इसकी कोई अगर इसकी कोई वैल्यू टर्म नहीं है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। हाँ, अगर आप ये कहेंगे आई हैव अर्न 100,000 रुपीज एज इनकम, 100,000 will be recorded because it has a monetary value. फिर हम आते हैं वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव। जो भी रिकॉर्ड या जो भी ट्रांजैक्शन आप अपने बिजनेस में अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके पीछे एक वेरिफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रिकॉर्डिंग सेल्स देन यू मस्ट हैव sales advice. You must have a document verifying that the sale has actually took place. You must have a bill. You must have a sales invoice. उस सेल्स इनवॉइस के पीछे आपका एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो है और उसी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आप आगे सेल करते हैं। बगैर सेल कॉन्ट्रैक्ट के सेल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि सेल्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज नो सेल इनवॉइस, एंड सेल इनवॉइस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अनलेस देयर इज अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह जब आप एक्सपेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी, तो यू मस्ट हैव अ डॉक्यूमेंट which should support that salaries have been paid, and that the document will either be your bank statement which will show that you have actually drawn amount from the bank for salaries or उन employees की salaries paid, तो आपने सैलरी दी। तो ये मतलब है कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट नो रिकॉर्डिंग कैन टेक प्लेस इन एनी बिजनेस। फिर है जैसे हमने देखा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स और टू अकाउंट्स, डेबिट्स एंड क्रेडिट, और जैसा कि हमने कहा रिडक्शन और एडिशन। फिर हमारा मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूअल जो है वो आर इंटरकनेक्टेड। इस तरह से मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्रूल्स के अंदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव बीन रिसीव्ड और एक्चुअल पेमेंट हैज बीन मेड। मैचिंग का मतलब ये है कि जिस मंथ या जिस पीरियड का एक्सपेंस या इनकम होगा तो उसी पीरियड या उसी मंथ के अंदर रिकॉर्ड होगा, और सेम मंथ्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने रेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रेवेन्यू है वो आपने पिछले महीने आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस जो था सो दैट एक्सपेंस कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। अगर
आपने पिछले महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया मगर उसका एक्सपेंस आपने इस मंथ में रिकॉर्ड किया, इस बेसिस पे कि आपने इस महीने उसकी पेमेंट की है, तो फिर वो डिस्क्रिपेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने मैच नहीं किया। इस महीने का रेवेन्यू था, उस महीने में आपने रेवेन्यू अपना उस पर रिकॉग्नाइज किया, बट एक्सपेंस। फैसल मकसूद साहब, अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। फैसल मकसूद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रिजल्ट जो फाइनेंशियल आपके रिजल्ट वो आपके गलत हो जाएंगे, इनएक्यूरेट हो जाएंगे। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जांपल, आपने एक एसेट बिजनेस के लिए खरीदा 2 साल पहले। अब वो एसेट उस वक्त फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का था, लेकिन आज उसके वैल्यू है 500,000। लेकिन अपनी बुक्स के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है वो 100,000 पे ही रिकॉर्ड होगा, इररिस्पेक्टिव कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? अगर आप वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट के पीछे जाएं, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि इसके पीछे डॉक्यूमेंट है जो किस बात का एविडेंस है कि वो आप 1 लाख रुपए आपने खरीदा था। और हिस्टोरिकल जो है, जो हिस्टोरिकल आपकी है कॉस्ट, उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप अपनी उस एसेट की डेप्रिसिएशन आपको अंदाजा होता जाएगा कि वो कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है हर साल। प्लीज एक मिनट। अगला जो है वो अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग आपका पीरियड। इसका मतलब ये है कि क्या है यार जी, थोड़ा सा लाउडली सर बोलिएगा, थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट सारे कह रहे हैं। थोड़ा सा आहिस्ता बोलूं? नहीं, तेज बोलिए थोड़ा सा। जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग ईयर का, कि बेसिकली हर स्टेटमेंट या हर अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंटिंग ईयर है, एक अकाउंटिंग पीरियड को वो कॉरिस्पॉन्ड करता है। वो अकाउंटिंग पीरियड आपका बेसिकली या जनरली 1 साल होता है। 6 मंथ भी हो सकता है, इसमें 3 मंथली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो ये वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से जिनकी बेस के ऊपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं और जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब जो है, अब हम आते हैं कि हाउ अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी तक जो हमने ये देखा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम मेन जो हमारे इस मेन टॉपिक भी है वो ये अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, हाउ अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये एक ब्रीफ सा एक साइकिल है, इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने देखा था रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन से आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन सामने आती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे डिसीजन मेकर्स जो हैं वो उसकी बेस के ऊपर फैसला करते हैं कि क्या एक्शन उन्होंने आगे लेना है, और दिस अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंटिंग प्रोसेस से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहिया आगे जाता है। विदाउट एनी अकाउंटिंग प्रोसेस देयर वुड बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग के बगैर डिसीजन मेकिंग, किसी को रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एक इंडिविजुअल। जब तक अगर इंडिविजुअल एक एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिजनेस को नहीं चला सकता। यही सेम चीज है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और अल्टीमेटली जब बिजनेस नहीं चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो आई होप ये स्लाइड जो है इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिंक करती है और कैसे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बात को मजीद हम आगे बढ़ाते हैं।